हेलो। तो देखिए जो है सप्तऋषि हम सप्तऋषि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें से जो है आपको युवा शक्ति स्टार्ट करना था, क्योंकि हमने जो है समावेशी विकास अंतिम छोर तक जो है ये यहाँ तक पहुँचना और अवसंरचना निवेश क्षमता उभारना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र। तो हमें युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र यही करना है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले युवा शक्ति देख लेते हैं। देखो युवा शक्ति जो है ना, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत जो ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, जो है मेकाट्रॉट, जो है ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन जो है सक्षम करने और एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए एक डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो कि 3 सालों में 47 लाख युवाओं को जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा को लेकर के 50 चुने हुए जो पर्यटन स्थल हैं उनको घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के तौर पे विकसित किया जाएगा। राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद और जीआई उत्पाद और अन्य जो शिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी। तो वर्ष 2022 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और यह 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए तक की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। अगर देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी है, एमएसएमई के लिए एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी। तो एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी को लेकर के जैसे कि अगर बात करें तो वर्ष 2022 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए, कितना, 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ रुपए की राशि, मतलब करोड़ रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से ये प्रभावी होगी। साथ में इसमें इसके अतिरिक्त जो है 2 लाख करोड़ रुपए के 2 लाख करोड़ रुपए के जो कोलेट्रल है, करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त गारंटी ऋण की अनुमति मिलेगी। यानी जो है कोलेट्रल मुक्त कोलेट्रल मुक्त कोलेट्रल मुक्त गारंटीकृत गारंटीकृत ऋण की अनुमति मिलेगी। ऋण की अनुमति मिलेगी और क्रेडिट की लागत जो है वो 1% कम हो जाएगी। क्रेडिट की लागत कितना, 1% कम हो जाएगी। 1% कम हो जाएगी। 1% कम हो जाएगी। इसमें से 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो है संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान किया जा सकेगा और क्रेडिट की लागत जो है 1% की जो है कम हो जाएगी। वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की अगर बात करें, वित्तीय सूचना रजिस्ट्री वित्तीय सूचना रजिस्ट्री देखो वित्तीय सूचना रजिस्ट्री में जैसे कि वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के तौर पे, वित्तीय और सहायक सूचनाओं के सहायक सूचनाओं के वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के तौर पे, केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए
काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापना की जाएगी। एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी और यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ एक नया विधायी ढांचा एक नया विधायी ढांचा जिसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया जाएगा और इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा। और इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा। लघु बचत योजनाओं की बात करें, लघु बचत योजनाएं तो लघु बचत योजनाओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक बार नई लघु बचत योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक बार नई लघु बचत योजना लघु बचत योजना और महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र बचत प्रमाण पत्र योजना को मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ है। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों को 7.5% की निश्चित ब्याज दर के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा 2 लाख रुपए तक की
तक की जमा सुविधा, 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा, प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, बचत योजना के लिए, योजना के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा, अधिकतम जमा सीमा, अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर, 15 लाख रुपए से बढ़कर, 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी, 30 लाख रुपए की जाएगी, 30 लाख रुपए की जाएगी। मासिक आय खाता योजना, मासिक आय खाता योजना, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम, मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए से बढ़कर, 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए ये एकल खाते के लिए, और ये जो है ज्वाइंट मतलब ये एकल खाते के लिए, और जो है 9 लाख रुपए से बढ़ा करके, 9 लाख रुपए से बढ़ा करके 15 लाख रुपए ये ज्वाइंट खाते के लिए, संयुक्त खाते के लिए जाएगी। तो ये तो सप्तऋषि में जो है आपका युवा शक्ति को लेकर के ये बात कही गई है। वित्तीय क्षेत्र जो कि अंतिम है, इसे थोड़ा सा देख लो। वित्तीय क्षेत्र की बात कर लें। वित्तीय क्षेत्र, देखो वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, राष्ट्रीय वित्तीय, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, रजिस्ट्री की स्थापना, स्थापना। इसके लिए ऋण देने में दक्षता, ऋण देने में दक्षता, ऋण देने में दक्षता, दक्षता लाना। वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता, स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, संसाधन केंद्र की स्थापना, केंद्र की स्थापना, स्थापना। कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी, कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के, प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्य के, प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी, निष्पादन में तेजी आएगी, निष्पादन में तेजी आएगी। साथ ही साथ महिला सम्मान बचत योजना, महिला सम्मान, सम्मान बचत योजना, बचत योजना, बचत पत्र है, महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए
2 लाख रुपए तक की 2 लाख रुपए तक की 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करने की सुविधा 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करने की सुविधा जमा करने की सुविधा जमा करने की सुविधा इसके साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 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 एक बारगी नई लघु बचत योजना एक बारगी नई लघु बचत योजना नई लघु बचत योजना इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को जमा राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है 30 लाख कर दिया गया है साथ में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए एमएसएमई के लिए एसएमई के लिए एसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम ऋण गारंटी स्कीम ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख रुपए 2 लाख करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोलेट्रल मुक्त गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए जो है संवर्धित स्कीम के तहत कार्पस निधि का विस्तार राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति इसमें जो है पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए इसमें से अधिकांश राज्यों के
इसमें से अधिकांश राज्यों के में से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा, विवेक पर निर्भर होगा, विवेक पर निर्भर होगा। हालांकि विशिष्ट उद्देश्य देशों के लिए हालांकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उद्देश्यों के लिए नामित राज्यों हेतु नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सशर्त होगा, एक हिस्सा सशर्त होगा, एक हिस्सा सशर्त होगा। जैसे कि पुराने सरकारी वाहनों को बदलना, पुराने सरकारी वाहनों को बदलना, सरकारी वाहनों को बदलना, पुराने सरकारी वाहनों को बदलना। शहरी नियोजन में सुधार, शहरी नियोजन में सुधार शहरी नियोजन में सुधार, शहरी नियोजन में सुधार। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण, पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण, आवास का निर्माण। एकीकृत माल का निर्माण, एकीकृत माल का निर्माण, एकीकृत माल का निर्माण। बच्चों और किशोरों के लिए, बच्चों और किशोरों के लिए किशोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, पुस्तकालयों साथ में जो है वो केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना, केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना, पूंजीगत व्यय में योगदान करना, पूंजीगत व्यय में योगदान करना। अब राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति की बात कर लें। राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति, राजकोषीय घाटे की अनुमति, राजकोषीय घाटे की अनुमति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर 1 कि राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद, राज्यों को अपने जीडीपी का 3.5% तक घाटा रखने की अनुमति है, 3.5% तक डिफिसिट रखने की अनुमति है। और इस राशि का 0.5% विशेष तौर से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए निर्धारित है, विशेष तौर से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए क्या है भाई, जो है निर्धारित है। साथ ही साथ संशोधित अनुमान की अगर हम बात करें 2022-23 में जो संशोधित अनुमान है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संशोधित अनुमान तो संशोधित अनुमान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां, उधार को अगर छोड़ दिया जाए, जो टोटल रिसीट, कुल जो प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां अगर हम जो है उधार वाला हिस्सा छोड़ दें,
उधार को छोड़ करके, उधार को छोड़ करके 24.3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए। इसके साथ साथ शुद्ध कर प्राप्ति जो कि हमें कर से मिला है, शुद्ध कर प्राप्ति, कर प्राप्ति, शुद्ध कर प्राप्ति में 20.9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। कुल व्यय, कुल एक्सपेंस जो है एक्सपेंसेस, कुल व्यय, कुल व्यय में आप देखोगे तो 41.9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, ये आपका जो है कुल व्यय। इस कुल व्यय में जो पूंजीगत व्यय है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय 7.3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये आपका पूंजीगत जो है व्यय। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का, जीडीपी का 6.4%। तो ये आपका जो है संशोधित अनुमान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां रही हैं। बजट अनुमान की बात करें, बजट अनुमान, बजट अनुमान 2023-24, 2023-24, तो बजट अनुमान में 2023-24, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां और जो कुल व्यय है, जो कुल व्यय है, कुल व्यय है, तो कुल प्राप्ति की अगर बात करें तो आपका 27.2 लाख करोड़, लाख करोड़, ये तो आपकी कुल प्राप्ति है। कुल व्यय की बात करें तो आपका 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़, ये जो है होने का ये अनुमान है। ये क्या है भाई? अनुमान, अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं, निवल कर प्राप्ति, ये बजट 2023-24 की बात कर रहा हूं। निवल कर प्राप्ति, निवल कर प्राप्ति, तो निवल कर प्राप्ति में अनुमान है 23.3 लाख करोड़ का अनुमान है, लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल प्राप्ति मैंने आपको बताया कि 27.2 लाख करोड़ का अनुमान, 45 लाख करोड़ का खर्चे का अनुमान, और जो कुल कर से प्राप्ति है वो 23.3 लाख करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब तक फिस्कल सिस्टम अगर आपको इकोनॉमी में नहीं आता है तो आप चीजों को नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते। राजकोषीय घाटा जीडीपी के, इसके जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। कितना? 5.9% रहने का अनुमान है। साथ में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए जो फिस्कल डिफिसिट है, इसका फाइनेंस करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निवल बाजार से जो कुछ उधारियां हैं वो 11.8 लाख करोड़, इसका जो है अनुमान है 11.8 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, ठीक है। ये जो है 2023-24 में जो फिनेंशियल डिफिसिट है उसमें उसका वित्त पोषण करने के लिए जो है सकल राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए करीब 11.8 लाख उधारियों का जो है प्रतिभूतियों से जो है बाजार से जो है पैसा लिया जाएगा, ये अनुमान है।
साथ ही साथ सकल बाजार उधारी का अनुमान जो है, सकल अगर टोटल बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सकल बाजार बाजार उधारी उधारी का अनुमान अनुमान आपका 15.4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ 15.4 लाख करोड़। और साथ ही सरकार सरकार वर्ष 2025 26 तक जो है राजकोषीय घाटे को, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटे को 4.5% कम जो है जीडीपी का कम करने के लिए योजना पर जो है प्रतिबद्ध है। तो ये भी ध्यान रखिए। घाटे की आपने जो है प्रवृत्ति देखी, घाटे की जो प्रवृत्ति है, मैंने आपको यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें एक उसके माध्यम से जो बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है एक काम कर लो आप, 2021-22, तो अब इसका वास्तविक डेटा आ गया है ना, तो वास्तविक डेटा 2022-23 का अनुमान पहले देख लो, फिर संशोधित बताऊंगा। 22-23 का बजट अनुमान अनुमान फिर ये 2022-23 का जो है ये संशोधित अनुमान, और 23-24 का जो है ये क्या है, ये बजट अनुमान बजट अनुमान। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है, देखो राजकोषीय घाटा 6.7%, जो कि यह राजकोषीय घाटा 2021-22 में वास्तविक। इसके बाद बजट अनुमान जो है आपका 6.4% का, लिख देता हूं पहले, राजकोषीय घाटा है ना, राजकोषीय घाटा, तो ये बजट अनुमान 6.4% का था। ठीक है, जो कि ये जो है संशोधित अनुमान ये 6.4 का ही रहा, और अभी जो अनुमान लगाया गया वो 5.9% का, 5.9%। ये तो राजकोषीय घाटा रहा। राजस्व घाटा देख लो, अब ये बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि राजकोषीय घाटा क्या है या राजस्व घाटा क्या है, ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। 4.4% जो है 4.4% ये वास्तविक। फिर इसके बाद 3.8% बजट अनुमान, जो कि ये संशोधित अनुमान 4.1% रहा, और अभी जो इसकी संभावना है वो 2.9% की है राजस्व घाटे की। प्राथमिक घाटे की बात करें अगर हम, तो प्राथमिक घाटा 3.3% जो है प्राइमरी डिफिसिट लिख देते हैं वास्तविक। अनुमान क्या था, बजट अनुमान 2.8% का, और फिर ये संशोधित जो है 3.3% रहा। इसके बाद अभी 2.3% का बजट अनुमान है। ये आपकी प्राइमरी डिफिसिट जो है आपका प्राथमिक घाटे की बात। इसके बाद प्रभावी जो राजस्व घाटा है, तो प्रभावी राजस्व घाटा 3.3% का रहा। इसके बाद जो है 2.6% का अनुमान रहा, और 2.9 सॉरी हाँ ये अनुमान रहा, संशोधित 2.9% रहा। अभी जो है 1.7% का अनुमान है। ये आपका राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राइमरी डिफिसिट प्राथमिक घाटा, और जो है प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व, ये उसका स्टैटिक्स। ठीक है, अब प्रत्यक्ष जो है आप दूसरे देखें, प्रत्यक्ष कराधान में जो वास्तविक प्रस्तावित सुधार हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार तो प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार की बात करें तो व्यक्तिगत आयकर जो है, व्यक्तिगत आयकर
देखो भाई, व्यक्तिगत आयकर की बात करें तो व्यक्तिगत आयकर से संबंधित 5 प्रमुख घोषणाएं रही हैं। क्या क्या 5 प्रमुख घोषणाएं रही हैं? नंबर 1 की नई कर व्यवस्था में छूट की जो सीमा है, नई कर व्यवस्था में, नई कर व्यवस्था में जो छूट की सीमा है वो बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी गई है। 7 लाख रुपए कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति, 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। जिसकी आय 7 लाख है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नो टैक्स, नो टैक्स। और जो नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढांचे में स्लैब की संख्या को घटा करके, जो स्लैब की संख्या है उस स्लैब की संख्या को घटा करके 5 और छूट की जो सीमा को बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। स्लैब की संख्या जो है, स्लैब की संख्या घटा करके 5 और 3 लाख रुपए तक का जो है इसमें से इसकी जो छूट की सीमा है वो कर दी गई। तो ये तो आपका इनकम टैक्स की बात है जो कि बजट में हुआ है। ये ध्यान रखना इनकम टैक्स में कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक का जो है आपका मतलब जो सीमा बढ़ा दी गई है, छूट की सीमा 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। स्लैब में 5 जो है मतलब ढांचे को जो है 5 स्लैब में घटा करके और 3 लाख रुपए तक की जो है छूट दी गई है। अन्य कर में बात करें तो मानक कटौती, मानक कटौती। देखो, मानक कटौती की अगर बात करें तो नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ा करके जो वेतनभोगी हैं वो 50,000 रुपए, कितना भाई 50,000 रुपए, और पारिवारिक पेंशन के लिए जो कटौती है वो 15,000 रुपए। मतलब जो वेतनभोगी हैं उनके लिए 50,000 और जो है पारिवारिक पेंशन के लिए जो कटौती है वो 15,000 रुपए तक का प्रस्ताव किया। एमएसएमई की अगर बात करने, एमएसएमई का क्या स्थिति है? देखो, सूक्ष्म उद्यम और कुछ जो पेशेवर के लिए जो प्रकल्पित कराधान की सीमा वो भी बढ़ा दी गई है। और जब तक नगद में प्राप्त जो है राशि कुल प्राप्तियों के जो है कारोबार के बराबर, जो कारोबार के 5% से अधिक ना हो, तो यहाँ पर 5% का ये है। साथ ही साथ एमएसएमई में किए गए भुगतान के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर जो है जो टाइमली रिसीट यानी सहयोग किया गया हो। सहकारिता की बात कर लें कि इसमें क्या बात है। सहकारिता, देखो सहकारिता में जो है 31 मार्च 2024 से पहले, 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाले जो नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर जो कर की दर है वो 15% कम होगी, 15% कम होगी। और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा नगद जमा और ऋण की सीमा को बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक जो है प्रति सदस्य कर दिया गया। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है, प्रति जो है सदस्य कर दिया गया। और सहकारी समितियों की नगद निकासी पर जो स्रोत पर जो दी गई टैक्स कटौती है उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये तो सहकारिता के लिए। स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को जो है आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। कितना? 2024। और स्टार्टअप्स के लिए हानियों को अग्रेसित करने की अवधि को जो है निगमन 7 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना? 10 वर्ष कर दिया गया है निगमन वाला, ध्यान रखना। ये पिछली बार भी हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें जो कि इसमें काफी कुछ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग
देखो ऑनलाइन गेमिंग पर जो करदाता को टीडीएस, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, टीडीएस, इसके साथ निकासी के समय और वित्तीय वर्ष के अंत में जो है जीती गई कुल राशि का करदाता के साथ स्पष्ट किया जाएगा। सोने के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में परिवर्तन और इसके विपरीत जो वाइस वर्ष जो है, तो उसमें जो है पूंजीगत लाभ के तौर पे वो नहीं माना जाएगा, जो वाइस प्राइस है। आयकर से छूट को लेकर के अगर बात करें तो आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो है आवास, शहर, कस्बे, गांव के विकास के लिए जो है नियामक और विकास गतिविधियों कार्यों के लिए जो है उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव है। और साथ ही अग्निवीर जो है तिथि को ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्प्स फंड के द्वारा भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। और अग्निवीर की कुल आय में जो की गई कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव है, जो कि योगदान दिया है, और केंद्र सरकार ने उनकी सीमा के लिए उनके खाते भी हस्तांतरित किए हैं। कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉमन जो है आईटी रिटर्न फॉर्म, कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म में करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने जो है शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की योजना के साथ साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के लिए कॉमन आईटी रिटर्न के लिए भी प्रस्ताव पेश किया है। अब कर की दर थोड़ा सा देख लो कि वर्तमान आय स्लैब क्या है और प्रस्तावित आय स्लैब क्या है, यानी वर्तमान और जो है प्रस्तावित कर की जो दरें, वर्तमान और प्रस्तावित कर की दरें, प्रस्तावित कर की दरें, कर की दरें। देखो शून्य, इसमें से 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक यहाँ तीन, ये जो है वर्तमान स्थिति है, वर्तमान प्रस्तावित आय स्लैब, प्रस्तावित जो आय स्लैब है, आय स्लैब, इसमें 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक, ध्यान रखना 5 स्लैब मैंने बताया ना, तो ये जो है शून्य, जो है 5%, 5%, ये आपका जो पहले था 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक। अब क्या है 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए। इसके बाद 10% जो कि 5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक, और जो कि 6 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक 10%। 15% की बात करें तो 7.5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक। वहीं 9 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक जो है ये जो है प्रस्तावित आय है। वहीं 20% जो है 10 लाख रुपए से लेकर के ये 12 लाख रुपए तक, और यहाँ पर जो है ये 12 लाख से 15 लाख रुपए तक है, ये प्रस्तावित है। फिर 25% की बात करें तो 25% जो कि 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर यही सेम है। फिर जो है 30% की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 15 लाख रुपए से अधिक, ज़्यादा, और यहाँ पर भी 15 लाख रुपए से ज़्यादा। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका जो है वर्तमान और प्रस्तावित कर की दरें हैं। अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधारों की अगर बात करें तो सीमा शुल्क जो कि वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु जो मूल सीमा शुल्क दरों की जो संख्या है वो 21 से घटा करके वो 13 कर दी गई है। और निर्दिष्ट जो सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क यानी नेशनल जो है
इसमें से नेशनल क्लाइमेटी जो कॉन्टिजेंट ड्यूटी है, जो आकस्मिक शुल्क है, उसमें लगभग जो है 16% की वृद्धि की गई है। और इस शुल्क में वृद्धि तो सोना और प्लेटिनियम से जो बनी वस्तुएं, चांदी की डोर और बार और वस्तुओं पर जो आयात शुल्क शुल्क में जो वृद्धि है, ये चीजों में वृद्धि की गई है। शुल्क में छूट को लेकर के मिश्रित संपीडित जो प्राकृतिक गैस जो है, संपीडित जो बायोगैस है, परीक्षण एजेंसियों जो कि परीक्षण और जो है यानी प्रमाणन उद्देश्यों के लिए जो है वाहन, ऑटोमोबाइल्स उपकरण, घटकों और उप प्रणालियों और टायरों का जो आयात है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी हेतु जो है लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क की जो है समय सीमा को बढ़ा करके ये 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। रसायन उद्योगों में जो प्रयुक्त जो विकृत एथिल अल्कोहल, उसमें भी बात करी गई है। वहीं सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन की बात कर देख लो थोड़ा सा जी। सीमा शुल्क कानूनों में सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन, सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन। देखो, सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन की अगर हम बात करें तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित किया जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिए जो है 9 महीने की समय सीमा निर्धारित की जा सके। साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी जो एडीडी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर व्हेलिंग ड्यूटी यानी 20 जो है सीबीडी, जो काउंटर व्हेलिंग ड्यूटी है, और सेफ गार्ड उपायों के उद्देश्य से दायरे को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय वस्तु और जो मतलब वस्तु और सेवा कर अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। जीएसटी में, सीजीएसटी में सेंट्रल सीजीएसटी की बात करें तो जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु जो जीएसटी के तहत जो है तो उसके तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितनी 1 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए की जाएगी, 2 करोड़ की जाएगी। और कर के लिए चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50 से 15% मतलब 50-15% से घटा करके जो आपका 25 से 100% जो है दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। साथ में कुछ अपराधों को जो है अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। कुछ अपराधों को जो है कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जो है रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की जो अवधि है वो नियत तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित रहेगी। कितनी? 3 वर्ष तक सीमित रहेगी। और अधिकृत आपूर्तिकर्ता और जो है कंपोजिशन करदाताओं को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से माल की अंतर राज्य आपूर्ति करने की भी अनुमति दी जाएगी। तो प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव को लेकर के जो है एमएसएमई और जो पेशेवर यानी जो सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवर के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को जो है 3 करोड़ और 75 लाख रुपए बढ़ाया जाएगा। वहीं सहकारिता की अगर बात करें तो विनिर्माण गतिविधियों शुरू करने वाली जो नई सहकारी समितियों को 15% की जो है कम कॉरपोरेट का जो है कर का लाभ होगा, कॉरपोरेट कर का लाभ होगा। सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी आहरण पर 3 करोड़ की जो है उच्चतम सीमा भी है। स्टार्टअप्स के लिए जो मैंने अभी आपको बताया तो स्टार्टअप्स के द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए जो इसकी तारीख बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। वहीं आवासीय घर में किए गए जो निवेश पर और पूंजीगत लाभों की में जो है कटौती की जो सीमा है वो 10 करोड़ हो गई है। अग्निवीरों को जो है अग्निवीर कॉर्पस फंड वाले जो भुगतान में जो है टैक्स की छूट मिलेगी। तो ये बातें करी गई हैं।
अप्रत्यक्ष करों में समुद्री उत्पाद की अगर बात कर लें तो जैसे श्रिम्प फील्ड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी करी जाएगी। प्रयोगशाला निर्मित हीरा जैसे कि इसके विनिर्माण में जो प्रयुक्त है बीजों पर जो सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य धातुओं की बात करें तो सोने और प्लेटिनियम से बने जो है सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि और चांदी से निर्मित जो है डोरे बार और सामानों पर जो है आयात शुल्क में वृद्धि। वहीं सम्मिश्रित रबर के लिए सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% किया जाएगा। सिगरेट की बात करें विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि। तो ये है। अब देखो एक और जो महत्वपूर्ण बात की कहां से रुपया आता है और कहां रुपया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी रुपए कहां से आता है, कहां से आता है और रुपए कहां जाता है, कहां से कहां जाता है, कहां जाता है। देखो आने का जो है आयकर से 100 पैसे की अगर हम बात करें 100 पैसे में तो आयकर से 15 पैसे, आयकर से आयकर के साथ जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है सेंट्रल एक जो उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर कारपोरेट निगम कर से 15%, 15%। इसके साथ साथ जो जीएसटी है, जीएसटी और अन्य कर भी हैं इसमें, अन्य कर जो है 17%, कितना 17%। इसके साथ साथ जो है इसमें से ऋण और अन्य जो देयता हैं, यानी ऋण और अन्य देयताओं थे 34%, कितना 34%। इसके साथ साथ कर रहित जो प्राप्तियां हैं, कर रहित प्राप्तियां, कर रहित प्राप्तियों से 6% और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से, जो ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से 2%, सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क से 4%। आप जोड़ोगे तो लगभग 100 पैसे बनेगा। तो यहां से तो रुपया इतना आता है। अब रुपए जाता कहाँ है? तो अगर बात करें तो मान लो कि 4% पेंशन, पेंशन 8% अन्य व्यय, अन्य व्यय 20% जो ब्याज भुगतान, बहुत बड़ा हिस्सा जाता है ब्याज भुगतान। साथ में करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा, जो राज्यों को जो हिस्सा जाता है वो 18% है करों और शुल्कों पे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो स्पॉन्सर्ड जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 9%। इसके साथ साथ सब्सिडी में जो है सब्सिडी सब्सिडी में 7%, रक्षा डिफेंस में 8% और केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है 17%, बहुत बड़ा हिस्सा। वित्त आयोग और अन्य जो अंतरण है, जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन और अन्य अंतरण 9%। ये आपका जो है पैसा, इतना पैसा जो है जाता है। तो आप ये देख लिया। हमारा जो बजट वाला जो हमें सेक्शन पढ़ना था वो होता है कंप्लीट। बजट के हमारे 3 लेक्चर रहे हैं। 3 लेक्चर में बजट की जो मोस्ट ऑफ द मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने कवर कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे के 2-3 लेक्चर रह गए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चलो यहीं तक।